Hello students, welcome to my channel Economics Strategy. This is Deepak Roy. In last lecture we have discussed in Introduction to Microeconomics up to the PPC. PPC we have studied what is the meaning of PPC. PPC stands for Production Possibility Curve. In that we have discussed all the points on PPC, below PPC and outside PPC. Each and every point on PPC shows full utilization of the available resource. Inside PPC shows underutilization of the available resources, and outside shows unattainable combination. Now, I have also discussed why point D means any point outside PPC is considered to be as unattainable combination. Now, with the same, we have also discussed opportunity cost, marginal opportunity cost, and marginal rate of transformation. And as I have told you that the curve of PPC is concave to the origin. Concave to the origin shows increasing return. That is from left to right, but it is increasing return. Now we will go. See, PPC can be of three types. I will tell you with the reason. देखिए यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कॉन्केव टू द ओरिजिन. ये कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों है, व्हाई इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन. फॉर दिस वी विल टेक एन न्यूमेरिकल एग्जांपल. न्यूमेरिकल एग्जांपल में हम लेंगे क्या, यूनिट ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ एक्स एंड यूनिट ऑफ वाई. दैट इज, या फिर आप बोल सकते हैं गुड एक्स एंड गुड वाई, है ना. मैं इसकी जगह गुड एक्स एंड गुड वाई भी लिख सकता हूं, और यहां पे हम लिखेंगे MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सपोज मैंने यहां पे लिया 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है. यहां पे लेता हूं. अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना होगा, हमने देखा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि इफ एन इकोनॉमी वांट्स टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनी अदर कमोडिटी, इकोनॉमी विल हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे एक्स का ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना है तो मुझे y के ज्यादा से ज्यादा यूनिट को सैक्रिफाइस करना होगा. फॉर दैट वी विल सी. यहाँ पे अब देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है. नाउ यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया 10, तो यहाँ पे हम, इसका एक रूल होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है. इसका भी एक रूल है, जो भी वैल्यू हमने एक बार लिया है आप उससे ग्रेटर नहीं ले सकते, आपको उससे कम लेना होगा. मैंने यहां पे ले लिया कितना, 9, ठीक है. अब मुझे 9 से कम लेना है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता. मैं 9 से कम 8 भी ले सकता हूं, 6 भी ले सकता हूं, 7 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना. बट दैट शुड बी यूनिफॉर्म. तो मैंने यहाँ पे 1 लिया है, तो मैं 1 का डिफरेंस ले लूंगा. यहाँ पे कितना 1 इंक्रीज होता जाएगा. यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 10 - 9, 1 का डिफरेंस. यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8. यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे हम 2 का डिफरेंस लेते हैं. 2 का डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7. यहाँ पे 3 का डिफरेंस लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4. यहाँ पे मैं 4 का डिफरेंस ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 0. नाउ MRT. अब आप बोलेंगे ये MRT कैसे फाइंड आउट होना है. MRT का सिंपल फंडा है, आप सब्ट्रैक्ट करते जाएं इसमें से, ठीक है. यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है. इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एनीथिंग. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 10 - 9, 1, 9 - 7, 2, 7 - 4, 3 और 4 - 0, कितना हो जाएगा, 4. अब देखिए ये जो MRT है, दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. और क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए PPC क्या बनेगा, दिस विल बी कॉन्केव टू द ओरिजिन. और ये हमेशा टेबल बनाते टाइम पे आप ध्यान रखें कि फॉर एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स
एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी वाई विल बी गिवन। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला कि वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब हम दूसरा देखेंगे कि वाई पीपीसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि जो पीपीसी है वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अब ये कॉन्वेक्स किस केस में होगा? कॉन्वेक्स होगा व्हेन देयर इज डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग रिटर्न अगर हम बात करें, ये अब कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कब होगा? व्हेन देयर इज डिक्रीजिंग एमआरटी। डिक्रीजिंग एमआरटी का मतलब ये होता है कि ये जो डिफरेंस है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इफिशिएंट। ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इफिशिएंट, ये भी इसका एक कारण है। देखेंगे कैसे इफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे वही फॉर एग्जांपल हमने लिया था 0 1 2 3 4 गुड एक्स, और ये हम ले लेते यहाँ पे गुड एक्स, और यहाँ पे ले लिया मैंने गुड वाई 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, कितने का डिफरेंस हुआ? ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ? 4। अब हमको ये देखना है कि जो भी हमने पहला डिफरेंस लिया है हमेशा उससे कम का डिफरेंस होना चाहिए नेक्स्ट डिजिट में। आप उसी को रिपीट नहीं कर सकते व्हेन केस कम्स टू कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ पीपीसी। तो उसमें आप क्या करेंगे? आप 6, ठीक है, 4 का डिफरेंस है। अब मैं 3 का डिफरेंस ले सकता हूं, तो 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 3। अब मैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस ले सकता हूँ? 2 का डिफरेंस ले सकता हूँ, तो 2 में कितना आ जाएगा? 1। अब मैं 1 का डिफरेंस ले सकता हूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 0। 3 2 1। ठीक है, अब देखिए ये डिक्रीजिंग दैट इज नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और क्योंकि एमआरटी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा इसीलिए दिस विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कांस्टेंट रिटर्न ऑफ एमआरटी, मतलब उसका ये होता है दिस इज स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है देखेंगे अभी। सबसे पहला मैंने यहाँ पे डिजिट ले लिया 16। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न का मतलब होता है सेम एमआरटी। एमआरटी विल रिमेन कांस्टेंट, एमआरटी विल नॉट चेंज, नीदर इट विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर नॉर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वो चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ टेबल, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल, टेबल कैन नॉट बी क्रैम्प्ड, देयर इज अ रूल। मैं बार बार आपको रूल समझा रहा हूं, प्लीज आप उसको ध्यान दें। रूल में हमेशा जो भी डिफरेंस हमने लिया है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको हमेशा उससे ज्यादा लेना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो जो भी आपने एक बार डिफरेंस लिया है उससे कम लेना होगा। और जब कांस्टेंट रिटर्न है, सपोज मैंने यहाँ पे 16 लिया, दूसरा डिजिट मैंने 12 लिया, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 4 का डिफरेंस। तो ये जो 4 का डिफरेंस है दिस विल बी रिपीटेड, मतलब मुझे 4 का डिफरेंस ही लेना होगा। एक यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, अब आप देखिए 4 4 4, दिस इज व्हाट कांस्टेंट रिटर्न। और क्योंकि ये कांस्टेंट रिटर्न है इसीलिए दिस इज स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या ये पीपीसी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब ये है ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि क्या पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, कैन पीपीसी शिफ्ट। ठीक है, गो। होप आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल समझ में आ गया होगा, पीपीसी का एमआरटी टेबल जिसको हम बोलते हैं। अब मैंने अभी बोला था कि कैन पीपीसी शिफ्ट, यस पीपीसी कैन शिफ्ट, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल शिफ्ट और उसके बाद से हम देखेंगे साइमल्टेनियस शिफ्ट। ये है गुड एक्स, गुड वाई और ये है गुड एक्स। ठीक है, ये हमने क्या देखा था पीपीसी। अब अगर हम बात करें कि पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, दो चीजें हैं। पहला है आपका एडवांसमेंट इन
टेक्नोलॉजी, या फिर अगर आपको एडवांसमेंट याद नहीं रहता तो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आप लिख सकते हैं, या फिर अपडेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आप लिख सकते हैं। दूसरा आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। अब दो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला केस आपको देखना है कि देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड वाई एज वेल एज ऑल्सो देयर इज नो एनी एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर कम्युनिटी वाई। वाई का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ना तो उसके रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं, ना ही उसके टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस आ रहा है। चेंजेस अगर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स। सपोज एक बार क्या हुआ कि देयर इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स एज वेल एज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज फॉर कमोडिटी एक्स, वाई रिमेनिंग अनचेंज। तो उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है पीपीसी पे? उसका इंपैक्ट आएगा कि पीपीसी फॉर कमोडिटी एक्स will increase rightward. It shows that more and more of commodity X will be produced, Y remaining unchanged. ठीक है। उसी तरीके से अगर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की जगह अगर हम बात करें, देयर इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड फॉर कमोडिटी X एंड देयर इज क्या शॉर्टेज ऑफ अवेलेबिलिटी इन द रिसोर्सेज फॉर कमोडिटी X, तो उस केस में क्या होगा, वाई के वो जो गुड वाई है उसके रिसोर्सेस में और उसकी टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या होगा, जो गुड एक्स है दैट प्रोडक्शन विल रिड्यूस एंड इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड हमेशा इंक्रीज दिखाएगा, लेफ्ट वर्ड हमेशा डिक्रीज दिखाएगा। तो जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा कमोडिटी एक्स के लिए या फिर न्यू रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी कमोडिटी एक्स के लिए, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा पीपीसी सिर्फ और सिर्फ एक्स का। और अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है या फिर देयर इज शॉर्टेज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर कमोडिटी एक्स, तो उसका प्रोडक्शन कम होगा, मींस इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। पीपीसी फॉर कमोडिटी एक्स विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। उसी तरीके से अगर हम बात करें कमोडिटी वाई, तो कमोडिटी वाई के लिए क्या होगा, दिस इज गुड एक्स, दिस इज गुड वाई। ठीक है। अब हम वही बात कर रहे हैं, अभी एक बार किसके लिए हुआ है, एक्स के लिए। नाउ विल गो फॉर इज वाई। एक्स का टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज विल रिमेन बी अनचेंज्ड। अब अगर चेंज होगा तो वाई के लिए चेंज होगा। इफ अगेन देयर इज advancement in technology for commodity Y and also there are new resources available for commodity Y, X remaining unchanged, तो क्या होगा, commodity Y का जो प्रोडक्शन है that will increase, मतलब पीपीसी कर्व जो है Y क्या that will shift upward, वो upward shift होगा। वही अगर हम बात करें कि there is outdated technology being used for commodity Y and also there is decrease in availability of resources for commodity Y, X remaining unchanged, तो उस केस में क्या होगा, production for commodity Y will reduce, means PPC curve for commodity Y will come downward, या फिर आप बोल सकते हैं लेफ्टवर्ड वो शिफ्ट होगा। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे साइमल्टेनियस शिफ्ट। साइमल्टेनियस शिफ्ट में क्या होता है, फॉर बोथ द गुड्स एक्स एंड वाई, दोनों ही गुड्स के लिए क्या होगा, टेक्नोलॉजी एक साथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ देयर इज अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एज वेल एज गुड वाई एंड ऑल्सो देयर आर न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई, तो दोनों ही केस में अभी अभी मैंने बताया था क्या होगा, प्रोडक्शन फॉर बोथ द गुड्स विल इंक्रीज, मतलब जो पीपीसी है दैट विल शिफ्ट राइटवर्ड।
पीपीसी कहाँ किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर वही हम बात करें कि there is outdated technology being used for both the goods as well, there are less resources available for good X and good Y। तो दोनों ही केस में क्या होगा, प्रोडक्शन फॉर बोथ द गुड्स गुड X एंड गुड Y विल डिक्रीज, है ना। मतलब जो पीपीसी कर्व है दैट विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड अभी अभी मैंने बताया था आपको, लेफ्टवर्ड शोज डिक्रीज एंड राइटवर्ड शोज इंक्रीज। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे, पहला है होप पीपीसी आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसको हम देखेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड दूसरा है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स शोस व्हाट एवर इज गोइंग ऑन इन एन इकोनॉमी। प्रेजेंट में क्या चल रहा है इकोनॉमी में, उस सिचुएशन को जो हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे इकोनॉमी में या फिर आप बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कोरोना, है ना, इज अ डिजीज। और उस कोरोना डिजीज के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉवर्टी बढ़ी, ठीक है, ट्रेवलिंग, सभी चीजें, जितने भी इंडस्ट्रीज है सभी में क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। दैट इज नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो भी चल रहा है इकोनॉमी में, करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन, that is studied under positive economics and normative economics। normative economics का मतलब होता है what is out to be, मतलब क्या होने वाला है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना, हम सिर्फ कोरोना देख रहे हैं, that is positive। इसका जो इम्पैक्ट फ्यूचर में आने वाला है that is out to be, उसको हम क्या देखेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। या फिर जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी उसका क्या इंपैक्ट होगा, दैट इज नोन एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। होप you all have understood positive economics, normative economics and the topics which I have taught right now. For any query, please you can write it in my comment section and do not forget to subscribe my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thanks a lot.